वेलकम टू सीसीडी अ कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग अपनी पिछली कुछ क्लासेस से क्लास 9 के चैप्टर 4 को डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर जो है इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एटम्स के बारे में बहुत कुछ जाना कि एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और अपनी पिछली ही क्लास के अंदर हम लोगों ने एटम के मॉडल्स को डिस्कस किया था। कुछ दो मॉडल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन दो मॉडल्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एटम्स के। तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने एटम का कोई मॉडल दिया था, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। पर क्लास को शुरू करने से पहले जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो देखो क्या हुआ, जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम था उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस राइज होने शुरू हो रहे थे, ठीक है। और उन्हीं ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के लिए जो बोहर थे, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट प्रेजेंट किए मॉडल एटम के मॉडल्स के ऊपर, ठीक है। क्या पोस्टुलेट थे वो? तो बोहर जी ने कहा ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिटल्स only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। तो बोहर जी ने पहला पोस्टुलेट क्या दिया? उन्होंने कहा ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड विद इन द एटम। एटम के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की ऑर्बिट्स ही अलाउड होंगी, जिनको हम लोग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कह देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। वही कुछ स्पेशल टाइप की ऑर्बिट्स जो है एटम्स के अंदर जो है अलाउड होंगी। और सेकेंडली उन्होंने कहा व्हाइल रिवॉल्विंग around these discrete orbits, the electrons do not radiate energy। सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा? while revolving around these discrete orbits, ये जो ऑर्बिट्स है डिस्क्रीट, उनके अराउंड रिवॉल्व करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ऐसा बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर कहा गया इन पोस्टुलेट्स के अंदर। तो बोहर जी ने क्या किया? अब बोहर जी ने कुछ ऑर्बिट्स को, जो ऑर्बिट्स थे, जो शेल्स थे, उनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया? उन्होंने कहा ये जो ऑर्बिट्स हैं, दीज ऑर्बिट्स एंड शेल्स, ऑर्बिट्स या फिर शेल हम लोग कह सकते हैं इसको, आर नोन एज एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। इन्हीं को एटम की एनर्जी लेवल कहा जाएगा। अब उन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया? उन्होंने कहा ये जो सेंटर में होता है, ये तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके अराउंड शेल्स होती हैं, और इन शेल को रिप्रेजेंट किस तरह से किया गया? इन शेल्स को रिप्रेजेंट किया गया बाय द नेम्स, दैट इज के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ये शेल कहा गया। और अगर नंबर्स की बात करें तो इनको नंबर से भी रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज एन इज इक्वल्स टू K shell, for K shell n is equals to 1, for L shell n is equals to 2, for M shell n is equals to 3 and for N shell n is equals to 4। और ये कुछ नंबर से रिप्रेजेंट किया गया इस एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। तो पता चल गया बोहर मॉडल ऑफ एटम
एटम के अंदर क्या था, बोहर जी ने कहा कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होंगे जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, वही जो है एटम के अंदर और अराउंड होंगी। सेकेंडली उन्होंने कहा जब इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होंगे वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, और उन्होंने इन्हीं ऑर्बिट्स और शेल को क्या कह दिया, एनर्जी लेवल्स कह दिया, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इस तरह से। और इन एनर्जी लेवल्स के नाम दे दिए गए KLMN, जिसके नंबर से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो था हमारा बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो अब तक हम लोगों ने कुछ 3 मॉडल ऑफ एटम को के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। इन तीनों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो इन तीनों के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर ले। तो सबसे पहला हमारा क्या क्वेश्चन है, दैट इज हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये एनसीईआरटी की ही सेंटर बुक के अंदर जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज होती हैं उसी के अंदर से लिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम था, जे थॉमसन जी ने दिया था। तो उस एटम के मॉडल के अंदर क्या कहा गया था, उन्होंने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था, जो एटम होता है वो पॉजिटिव स्पेयर होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड होते हैं। तो आपको हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, according to Thomson's model of an atom, the atom consists of positive charged sphere। एटम के पास क्या होगा, एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड होंगे, ठीक है। ऐसा हमारे जो थॉमसन जी कह रहे थे। उन्होंने अगला क्या कहा था, सेकेंडली उन्होंने कहा था द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज are equal in their magnitude and atom are electrically neutral। उन्होंने कहा जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ओके। जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उनके जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा, ऐसा जे थॉमसन जी कहते थे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया जे थॉमसन जी के मॉडल के अकॉर्डिंग। मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा पार्टिकल था, ठीक है, ऐसा कौन सा सबएटॉमिक पार्टिकल था जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता था। तो रदरफोर्ड जी ने क्या कहा था, हमारे रदरफोर्ड जी क्या कहते हैं, रदरफोर्ड जी कहते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम, द प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
तो ये कहते हैं हमारे रदरफोर्ड जी। रदरफोर्ड एटम्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या था, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हमारे रदरफोर्ड जी कहते थे। अब मूव करते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। तो अभी हम लोगों ने बिल्कुल फिलहाल ही हम लोगों ने बोहर के मॉडल को ड्रॉ किया था, वापिस से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर के मॉडल के अंदर क्या कहा गया था कि सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और उसके अराउंड जो है शेल्स होंगी, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। ये था हमारा बोहर का एटम का मॉडल, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सभी क्वेश्चंस अब तक डिस्कस। तो अब तक देखो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कशन की थी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कशन की थी, और उसी के बेस पे जो डिफरेंट मॉडल्स थे उसको हम लोगों ने देखा था। हम लोग जानते थे कि जो एटम है उसके अंदर कुछ सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब क्या हुआ, इन 1932 जे चैडविक नाम के पर्सन आए। इन 1932 जे चैडविक नाम के पर्सन आए, जिन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है। उन्होंने डिस्कवरी कर दी एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, उसके अलावा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके चार्ज जो है, जिसके ऊपर चार्ज बिल्कुल नहीं है, विच हैव नो चार्ज, चार्ज बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो उसका मास है दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है उसके मास के बराबर उसका मास है, लेकिन चार्ज उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा कहते हैं जे चैडविक, और उसका नाम क्या दे दिया गया, उस सबएटॉमिक पार्टिकल को नाम दे दिया गया, सबएटॉमिक पार्टिकल को नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एन से, ठीक है। तो 1932 के अंदर जे चैडविक जी ने एक और सबएटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की, जिसके ऊपर चार्ज बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसका मास जो था मास ऑफ अ प्रोटॉन के बराबर था, और उस सबएटॉमिक पार्टिकल को न्यूट्रॉन कह दिया जाता था, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था एन से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे 3 सबएटॉमिक पार्टिकल। अब अगर हम लोगों को मास ऑफ एन एटम फाइंड करना है, एक एटम का मास अगर फाइंड करना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ masses of न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को सम कर ले तो उसके बराबर हो जाएगा मास ऑफ एन एटम, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये पता चल गया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ एन एटम, बाय द सम ऑफ masses ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वी विल गेट द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। ये तो हो गई हमारी न्यूट्रॉन की बात। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जो कि इस टॉपिक तक हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। अब तक हम लोगों ने जितने सबएटॉमिक पार्टिकल पढ़ चुके हैं उनके बारे में लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था प्रोटॉन। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन। उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। तो ये थे 3 सबएटॉमिक पार्टिकल किसके, एटम के, जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कहता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u। एक हीलियम एटम है जिसके अंदर एटॉमिक मास कितना है, 4u उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। और उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स है उसके पास 2, और न्यूट्रॉन्स हमें नहीं पता कितने हैं। तो उन्होंने कहा हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इट हैव, कितने न्यूट्रॉन्स उसके पास होंगे। तो देखो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों को एटॉमिक मास निकालना हो,
एटॉमिक मास निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस को हम लोग सम कर लेंगे, तब हमारे पास एटॉमिक मास निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास हमें गिवन है, दैट इज 4u, ठीक है। एटॉमिक मास गिवन है, सम ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन कितने दिए उन्होंने कहा है, प्रोटॉन कितने हैं, देयर इज 2 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स है 2 और न्यूट्रॉन्स हम लोग को फाइंड करने हैं, तो निकल जाएंगे न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब कि हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और 2 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। अब पता चल गया किस तरह से हम लोग एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये तो हो जाते हैं हमारे 2 क्वेश्चंस यहां तक के पूरे टॉपिक पर बेस्ड, ठीक है। चलो मूव करते हैं अपने अलग टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर। तो सबसे पहले तो इनको डिस्कवर, इसको सजेस्ट करने वाले कौन थे, इस चीज को सजेस्ट करने वाले 2 पर्सन थे, दैट इज बरी एंड बोहर। बोहर एंड जो बरी थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, पर उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स टू राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और डिफरेंट शेल। डिफरेंट शेल्स के अंदर अगर हम लोगों को ऑर्बिट्स को लिखना है तो उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो देख लेते हैं कौन से हैं वो रूल्स। सबसे पहले तो वो लोग कहते हैं दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल जो होंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula, एक फॉर्मूले से दिए गए हैं, दैट इज फॉर्मूला क्या होगा 2n², वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा ऑर्बिटल नंबर जो थे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल, किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहेंगे वो गिवन होते हैं बाय ये फॉर्मूला, दैट इज 2n²। 2n² करके एक फॉर्मूला होगा जिससे हम लोग को पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट रहेंगे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। और जहां पर n क्या है, ऑर्बिटल नंबर है, जो हम लोगों ने देखा था KLMN के अंदर जो ऑर्बिटल नंबर थे 1 2 3 4 वही हो जाते हैं हमारे n। तो चलो देख लेते हैं डिफरेंट शेल्स के लिए। अगर K शेल की बात करें तो K शेल के लिए अगर फॉर्मूला अप्लाई करें 2n², K के लिए n इज इक्वल टू कितना होता है, K शेल के लिए n होता है 1, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर K शेल। K शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। अगर बात करें हम लोग N शेल की तो N शेल का नंबर कितना था 2, L शेल का 2n², मतलब कि 8। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे L शेल के अंदर, L शेल हैज 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बात करें हम लोग M शेल की तो M शेल के लिए n कितना हो जाएगा 3, एंड M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन M शेल। वही अगर हम लोग बात कर रहे हैं N शेल की तो N शेल के लिए n कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन शेल। यही हो जाता है हमारा सबसे फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है किसी शेल के अंदर वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे इस फॉर्मूले से जहां पर एन होगा हमारा ऑर्बिटल नंबर। सेकंड हमारे रूल की बात करिए तो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in outermost orbit is
अंदर वो कितने होंगे 8। ये कहता है हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल एंड लास्ट रूल हमारा क्या कहता है, दैट थर्ड रूल हमारा कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड, electrons are not accommodated in the given shell until the inner shells are filled in a stepwise manner। तो हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है जो हमारी जो शेल के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करने हैं वो तब तक हम लोग फिल नहीं कर सकते जब तक उनकी इनर शेल फिल नहीं होंगी। जब उनकी इनर शेल स्टेप वाइज फिल होंगी उसके बाद ही हम लोग आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं हमारे 3 रूल्स। तो चलो देख लेते हैं हम लोग कुछ एटम्स की रिप्रेजेंटेशन को। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं हम लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन। देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो अगर हम लोग बात करें इसकी एटॉमिक एटम की रिप्रेजेंटेशन की एलिमेंट की, तो किस तरह से होगा, ये हमारा न्यूक्लियस होगा। फर्स्ट शेल के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। तो हमारी फर्स्ट शेल, हमारे पास एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा फर्स्ट शेल के अंदर। ये हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। सेकंड अगर बात कर ले हम लोग हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा हमारा हीलियम। ठीक है, अगर हम बात कर ले लिथियम की, तो लिथियम के अंदर कितने होते हैं एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाएगा, अब देखो फर्स्ट जो हमारी शेल है, फर्स्ट शेल की तो कैपेसिटी है सिर्फ 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, के शेल। ठीक है, के शेल में तो सिर्फ 2 आएंगे। अब हम लोगों को जाना पड़ेगा एल शेल के अंदर, और इसके 3 है, 2 तो यहाँ पर फिल हो गए, तो तीसरा कहा जाएगा इन एल शेल। ये हो जाएगा हमारा लिथियम की रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ अगर बात कर ले हम लोग हीलियम की, बेरिलियम की, फोर्थ अगर हम लोग बात कर ले बेरिलियम की, तो बेरिलियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। और अगर इसकी एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन करनी है तो किस तरह से करेंगे, सेंटर पे होगा हमारा न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, ओनली 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट शेल के अंदर अकोमोडेट। और सेकंड शेल जो हमारी एल शेल है, एल शेल के अंदर कितने हो जाएंगे 2, यहां पर हो गए, तो रिमेनिंग कितने रह गए 2, वो हमारे एल शेल के अंदर आ जाएंगे। ये हमारा हो गया बेरिलियम। अब बात करते हैं हम लोग बोरोन की, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। अब देखिए जो बोरोन है इसके सबसे पहले सेंटर में होगा न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल के अंदर कितने होंगे, के शेल के अंदर सिर्फ 2 एटम्स जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। अब बात करें एल शेल की, तो बच गए कितने, 2 के बाद 3 बच गए, 3 आ जाएंगे हमारे एल शेल के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा बोरोन। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, के शेल के अंदर कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट हो जाएंगे हमारे के शेल के अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट हो गए के शेल के अंदर। उसके बाद चलते हैं हम लोग एल शेल में, कितने बच गए 2 के बाद, 2 के बाद हमारे बच गए 4, तो मतलब कि 4 आ जाएंगे हमारे एल शेल में। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बन। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन।
ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अगर इसकी हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, तो क्या हो जाएगा, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। तो देखो फर्स्ट शेल क्या है, जो हमारी सेकंड शेल थी, सेकंड शेल की कितनी, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी थी 2 की, सेकंड शेल की हमारी कैपेसिटी थी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। ठीक है, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एल जो है अकोमोडेट कर सकता है। अब यहाँ पर 7 है एटॉमिक नंबर, मतलब कि जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर तो कितने आ जाएंगे 2, रिमेनिंग कितने रह गए 5 रिमेनिंग रह गए, और इसकी 8 की कैपेसिटी है, मतलब 5 इजीली इसके अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर अकोमोडेट। अगर बात करें नाइट्रोजन के बाद, हम लोग नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ऑक्सीजन का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, सेंटर में होगा हमारा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। फर्स्ट शेल के अंदर हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, और उसके बाद आउटर मोस्ट कितने बच गए 2 अकोमोडेट होने के बाद हमारे पास बच गए 6। तो 6 इसकी कैपेसिटी 8 की है, पर 6 अच्छी तरह जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन एटम। तो देखो अब तक हम लोगों ने हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। फर्स्ट शेल के अंदर कितने आएंगे, फर्स्ट शेल के अंदर कितने आएंगे 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए फर्स्ट शेल के अंदर। तो कितने बच गए 7 बच गए, 7 आ जाएंगे एल शेल में। ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अब देखो इसका न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, और फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल देख लेते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, अब कितने बच गए 8, और कैपेसिटी एल शेल की 8 की है, मतलब 8 के 8 सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे अकोमोडेट हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गए हमारे 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अकोमोडेट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नियोन। इसके बाद देख लेते हैं सोडियम। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटर के अंदर होगा न्यूक्लियस और बाहर में होंगी शेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट शेल के शेल है उसकी कैपेसिटी कितनी है 2 की, मतलब कि 2 हो गए। उसके बाद वाली शेल की कैपेसिटी कितनी है 8 की, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बच गए कितने 1, तो उसको जाना पड़ेगा एम शेल के अंदर, उसको जाना पड़ेगा एम शेल के अंदर। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डिफरेंट शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं KLMN शेल्स के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। पहले हमें इनर शेल को फिल करना होता है, फिर ही हम लोग आउटर शेल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किस तरह से हम लोग एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं कुछ एलिमेंट्स की। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।